नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, ट्विटर ने ट्रंप का खाता बंद किया तो भड़क गए बीजेपी नेता। संसद को बम से उड़ाने की तैयारी के साथ आए थे ट्रंप के भक्त। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर किसानों को फंसाने की फिराक में सरकार। वसुंधरा खेमे का पलटवार, मंच बनाकर दी हाईकमान को चुनौती। नीतीश बने लाचार मुख्यमंत्री, नहीं कर पा रहे मंत्रिमंडल का विस्तार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी गुजारिशें जो मैं रोज करता हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं कि कृपया sathhindi.com का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चाहे तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उसको क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि sathhindi.com को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए कृपया आर्थिक सहयोग के लिए आगे आए। आप जानते ही हैं कि sathhindi.com किसी कारपोरेट से कोई फंड नहीं लेता, कोई विज्ञापन नहीं लेता और ना ही सरकार से किसी तरह की मदद की उम्मीद रखता है। ऐसे में आप अगर मदद करेंगे तभी sathhindi.com आगे बढ़ पाएगा और आपको सच्ची और पुख्ता जानकारियों के साथ सही विचार दे सकेगा। इसलिए तुरंत sathhindi.com की सदस्यता ग्रहण कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। उसमें से आपने अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या ने ट्रंप के अकाउंट को बैन करने के लिए ट्विटर को निशाने पर लिया है। वे ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। तेजस्वी सूर्या का कहना है कि ये उन सब लोगों के लिए सजग होने का समय है जो अब तक नहीं समझते हैं कि ये अनियंत्रित बड़ी टेक कंपनियां हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। यदि वे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा कर सकती हैं तो किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हैं। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए भारत जल्द ही इन कंपनियों से जुड़े नियमों की समीक्षा करे। सूर्या ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र है, इसको ऐसे ही निजी बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा बिना जवाबदेही के पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या की ये टिप्पणी ट्विटर के उस फैसले के बाद आई है जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया ताकि अमेरिका में आगे किसी भी तरह की हिंसा न भड़क सके। हालांकि टीम ट्रंप नाम के हैंडल की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ट्रंप और उनके समर्थक शांत नहीं बैठेंगे। हम भविष्य में अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने का बारे में विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि वे शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कट्टर वामपंथी लोगों का प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के सबसे चालाक लोगों को बोलने की आजादी है। दो तीन बातें बहुत ही संक्षेप में इस बारे में समझने की है। एक तो तेजस्वी सूर्या आप जानते ही कि बहुत तंग दिल और तंग दिमाग के व्यक्ति हैं और सांप्रदायिक भावना उनके अंदर कूट कर भरी हुई है। वो अपने जो हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, जो भाषण देते हैं, नफरत से सराबोर होते हैं, जहर उगलते हैं और फेसबुक पर भी वो ये काम कर चुके हैं और उनके जो फेसबुक पोस्ट हैं वो फेसबुक को हटानी भी पड़ी है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन उसको ऐसा करना पड़ा है। तो ये तेजस्वी सूर्या का चरित्र है। अब आते हैं कि तेजस्वी ने जो कहा है वो क्या मायने रखता है। डोनाल्ड ट्रंप जो हिंसा भड़का रहे थे, लोगों को संसद पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे, उनको बुला कर लाए थे, उनको खुली छूट दी थी, सारे गार्ड्स को मना कर दिया था, तो वो लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे थे, संविधान विरोधी काम कर रहे थे। लेकिन इसको हमारे तेजस्वी सूर्या जैसे बीजेपी के महान नेता
देखते हैं कि वो क्रांति कर रहे थे और उनको रोका नहीं जाना चाहिए। वो हिंसा भड़काएं, लोगों की जानें चली जाएं और पूरी जो अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर आघात करें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए और उनको छूट मिलनी चाहिए कि वो जैसा चाहे बोलें, चाहे जैसी हिंसा फैलाएं। इसके पहले भी ट्विटर ने उन पर रोक लगाई थी, उनके जो ट्वीट थे रोके थे, फ्लैग किए थे। और फेसबुक ने भी अभी जो ऐलान किया है कि कम से कम 20 तारीख तक सत्ता के हस्तांतरण तक वो भी उनको रोक रहा है और वो भी यही मानता है कि जो ट्रंप ने किया है वो अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र विरोधी हरकत है और संविधान विरोधी हरकत है। और तीसरी तरफ देखिए कि अमेरिकी राजनीति अब ट्रंप को इम्पीच करने जा रही है, उन पर महाभियोग चलाना चाहती है, उनको हटाने की कार्रवाई करना चाहती है। तो एक तरफ ऐसे ट्रंप हैं और दूसरी तरफ भारत में उनके ऐसे भक्त हैं जो उनके हवन पूजन की खबरें तो संघ परिवारियों की तरफ से आती ही रही हैं। अब ये बीजेपी के अंदर कितनी सिंपैथी है ऐसे व्यक्ति के लिए जो लंपट है, जो कुख्यात है अपनी अनाप शनाप बयानों के लिए, जिसके बारे में रिकॉर्ड है कि वो 70 से 80% उनके जो वक्तव्य होते हैं वो झूठ पर आधारित होते हैं। वो इनके हीरो हैं, इन लोगों के हीरो हैं और उन पर जब कोई इस तरह का रोक टोक होती है तो वो बौखला जाते हैं। तो इस तेजस्वी सूर्या का जो रवैया है वो इसे समझना चाहिए कि पूरे जो उनकी और उनके से जुड़े जितने भी लोग या संगठन हैं उनकी मानसिकता क्या है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी संसद को बम से उड़ाने की क्या साजिश रची गई थी? क्या बड़े पैमाने पर खून खराबे की योजना बनाकर ट्रंप समर्थक आए थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी संसद के पास हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। हथियारों का ये जखीरा दुनिया के सबसे ताकतवर देश की संसद से सिर्फ 2 मकान पास खड़े एक ट्रक से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। CNN के मुताबिक कैपिटल बिल्डिंग के पास से एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें 11 देसी बम, एक असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन रखी हुई थी। संघीय जांचकर्ताओं के हवाले से कहा गया कि एक दूसरे आदमी को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से एक असॉल्ट राइफल और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। उसने कहा है कि वो प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को मारना चाहता था। पेलोसी डेमोक्रेट हैं और बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित राजनेताओं में गिनी जाती हैं। बता दें कि बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के पास अपने समर्थकों की एक रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा कि चुनाव में धांधली करके उनसे जीत छीन ली गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कैपिटल की ओर कूच करने के लिए कहा। इसके बाद उनके सैकड़ों समर्थक कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुस गए, तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई और बड़े पैमाने पर हिंसा की। इसमें एक पुलिस अफसर समेत 5 लोग मारे गए हैं। न्यायिक विभाग ने कैपिटल में दंगा करने के मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोपों का ऐलान किया है। इसमें वेस्ट वर्जीनिया से चुना गया एक सांसद और वो आदमी भी है जो नैन्सी पेलोसी के कमरे में घुस गया था। कॉफमैन ने पुलिस को बताया कि ये स्टाइरोफोम और गैसोलीन से भरे जार लेकर आया था। इसमें विस्फोट होने पर आग लगती और बहुत तेजी से चारों तरफ फैलती। पुलिस ने कपड़ों के टुकड़े और लाइटर भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले के बाद कैपिटल हिल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने इस पर चिंता भी जताई है। कई सांसदों ने पूछा है कि कैपिटल हिल की पुलिस पहले से तैयार क्यों नहीं थी। तो ये जो पूरी घटना है एक बार फिर से बताती है कि किस तरह से ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया। ट्रंप के समर्थक किस तैयारी के साथ आए थे, यानी गोला बारूद, बम, गन सब लेकर आए थे और उन्होंने उनका इरादा शायद कैपिटल हिल या संसद भवन को उड़ाने का भी था। नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं उनकी हत्या का था। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मानसिकता का व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति है और किस तरह के उसके समर्थक हैं। हमारे देश से तुलना करें तो लगभग समानता एक जैसी नजर आती है जब हम तेजस्वी सूर्या के बयान को देखते हैं जो ट्रंप के पक्ष में खड़े होकर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा है। तो ये एक पूरा बड़ा प्लॉट था, बड़ा षड्यंत्र था और निश्चित रूप से इसने अमेरिकी लोकतंत्र की
जड़ें हिला दी हैं, अमेरिका की संसदीय व्यवस्था की जड़ें हिला दी हैं और उससे पूरा तंत्र और पूरे राजनीतिक हिले हुए हैं। और इसीलिए उन्हें लग रहा है कि इतना गंभीर मामला है कि अगर इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई न की गई और ट्रंप जैसे आदमी के खिलाफ अगर कार्रवाई न की गई तो इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये पूरी घटना जो है वो पूरे एक अमेरिकी समाज का दर्पण भी है कि किस तरह से अमेरिका ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है, जहां इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकत को अंजाम देने के लिए तैयार हैं और उनके साथ एक बड़ा राजनीतिक दल है जो इस तरह से उन्हें गुमराह कर रहा है और उन्हें हिंसा और नफरत की दिशा में ढकेल रहा है। हिंदुस्तान के हालात कोई उससे बहुत फर्क नहीं है। अगली खबर लेते हैं। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है और इससे नए सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार किसान आंदोलन से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करना चाहती है। 8 जनवरी को ही वार्ता में सरकार ने साफ कर दिया कि वो कानून वापस नहीं लेगी और किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह भी दे डाली। किसान यूनियन के नेताओं के अनुसार केंद्र ने उन्हें कहा है कि बेहतर है ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय हल करे। केंद्र ने किसानों को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा है। सरकार का कहना है कि वो इस मामले के जल्द समाधान के लिए रोज सुनवाई की अपील करेगा। हालांकि किसानों ने केंद्र सरकार की चाल को समझ रहे हैं। उनका कहना है कि नीतिगत मुद्दे, पॉलिसी से जुड़े जो सवाल हैं वो अदालत तय नहीं करती हैं, उनके जरिए तय नहीं होता है। अदालत केवल कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती हैं, कर रही हैं। किसानों का सोचना भी ये सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संविधान के मुताबिक वैधता को ही देख सकता है। ये तीनों कानून तो दोनों सदनों से संवैधानिक तरीके से पारित किए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो इनकी हरी झंडी दिखा ही देगा और इससे किसानों पर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन किसानों की मांग है कि ये कानून उनके लिए ठीक नहीं है। किसान उनकी वैधता पर सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार की जरा चालबाजी को समझिए। एक जाल बिछा रही है, वो किसानों को खींचकर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती है और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है पिछले कुछ सालों में वो किस तरह का रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद केंद्र सरकार कहेगी कि देखिए अब इस देश के किसान किस सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से एक दबाव बन जाएगा किसानों के पास कि जो भी केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए। चूंकि ये कानून संसद से पारित हुए हैं इसलिए इनकी वैधता पर कोई सवाल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको वैध ठहराएगा ही और ऐसे में दबाव किसानों पर बन जाएगा। तो किसान कह रहे हैं कि हमने इसकी वैधता को चैलेंज किया है नहीं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि गलत नीतियां बनी हैं, गलत कानून बना है और इसको बदला जाना चाहिए, इसको हटा लिया जाना चाहिए, इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए और हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये नीतिगत पॉलिसी मैटर है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत फैसला नहीं करेगी बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार एक तरफ इस समस्या को सुलझाने के दिशा में प्रयास करने की बजाय भाग रही है, दूसरी तरफ किसानों को ढकेल रही है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ताकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए और वो सरकार का फैसला न लगे और फिर वो मजबूरी में किसानों को उसको स्वीकार करना पड़े। और अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर सरकार के पास अपने जो भी ताकत हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनका इस्तेमाल का रास्ता खुल जाएगा। वो पुलिस, सेना सबकी मदद से किसानों को यहाँ से खदेड़ सकती है और जो इसमें इस आंदोलन को दबाने कुचलने की तरकीबें वो आजमा सकती है, फिर खुल के कर सकेगी। अभी जो कुछ दबे छिपे ढंग से कर रही है वो फिर खुलेआम करेगी, खुला खेल फर्रकावादी हो जाएगा उसके लिए। तो ये एक पूरा गेम प्लान इस पूरे सुप्रीम कोर्ट किसानों को जाने की सलाह देने के पीछे है। लेकिन किसान कोई ऐसा नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से गेम खेल रही है और वो भी समझदारी के साथ अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने भाजपा से अलग अपना नया राजनीतिक मंच बना लिया है।
इस मंच का नाम दिया गया है वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच। इसके अलावा टीम वसुंधरा के नाम से भी सोशल मीडिया में इसी मंच का एक संगठन बनाया गया है। राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों ने हर जिले में अपना जिलाध्यक्ष बनाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा युवा संगठन और महिला संगठन भी तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा में ये पहली बार हो रहा है कि पार्टी के संगठन से अलग होकर किसी नेता के समर्थन में अलग संगठन तैयार किया जा रहा है। इस बीच राज्य में भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पूनिया ने बताया कि पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि समर्थक अपनी टीम घोषित कर दें। उन्होंने कहा, वसुंधरा समर्थकों ने अपनी टीम बना ली है। इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व को खबर है, हमें जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही किया जाएगा। सतीश पूनिया ने कहा, वसुंधरा समर्थकों की तरफ से जारी सूची में संगठन के लोग नहीं हैं। इसमें वो लोग हैं जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं है। हालांकि कुछ पूर्व विधायक भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सूचियों से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि इन सूचियों को जारी करने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी और वो वसुंधरा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो जो मोदी और शाह की जो टीम है वो बहुत अरसे से कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे को साइड लाइन किया जाए, उनको किनारे करके और एक नया नेतृत्व डेवलप करके उसको राजस्थान की कमान दी जाए। तो जब भी वहां सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री न बनना चाहें, न बन सके। ये इन दोनों की कोशिशें बहुत पहले से रही हैं और लगातार उन्होंने, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री को। उनको तरह तरह से इस तरह से कोशिश की गई कि घेर कर कि वो या तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें या फिर कोई दूसरा पद ले लें। तरह तरह से ये खेल खेले गए और अब जबकि राजस्थान में कांग्रेस में बंटवारा किस्म का हो गया था, सचिन पायलट और गहलोत के बीच में झगड़ा हो गया था, तब भी हाई कमान को यही दिक्कत पेश आ रही थी कि वसुंधरा राजे खामोश हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रही हैं और कहीं उन्होंने कोई एक्शन लिया तो बीजेपी ही बंट जाएगी। और अब लग रहा है कि बीजेपी बंट रही है, बीजेपी दो फाड़ हो रही है, टुकड़े टुकड़े हो रही है राजस्थान में। और इसके लिए और कोई नहीं, मोदी और शाह का नेतृत्व जिम्मेदार है, जो वसुंधरा को किसी भी तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वसुंधरा की पकड़ राजस्थान की राजनीति में अच्छी खासी है। राजस्थान बीजेपी में उनकी पकड़ अच्छी है, उनका एक आधार है और इसलिए अगर ऊपर से ज्यादा जोर दिया गया तो पार्टी टूट सकती है, टूटने के कगार तक पहुंचने लगी है, जिस तरह से वसुंधरा समर्थक कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के गठन के इतने दिनों के बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। खुद नीतीश कुमार का बयान है कि इसकी वजह यह है कि बीजेपी से सूची नहीं मिल रही है और पहली बार कैबिनेट विस्तार में इतनी देर हो रही है। बिहार में पिछले साल 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 14 और मंत्री बने थे। संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। बकौल नीतीश, उनके कार्यकाल में कभी मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर नहीं हुई। उन्होंने इसकी वजह बीजेपी से सूची न मिलना बताया। नीतीश कुमार का ऐसा बयान 25 दिनों में दोबारा आया है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी उन्होंने यही बात कही थी। नीतीश कुमार का ये बयान तब आया है जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के संबंधों में खटास की चर्चा जोरों पर है। खासकर इस वजह से भी कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार का कद छोटा करने में लगी हुई है और उन्हें स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं लेने दे रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी में खटपट की बात मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो इसकी शुरुआत है। विभागों का बंटवारा भी दोनों के बीच असहजता के कारण बना हुआ है। कुल मिलाकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के हाथ बांध दिए हैं, जो उनके साथ पहली बार हुआ है। तो नीतीश कुमार का जो कुछ हाल हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था, अपेक्षित था। पहले से ही ये तय था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया है बीजेपी ने कृपा करके, लेकिन उन्हें काम नहीं करने देगी, उन्हें अपने हिसाब से काम करवाएगी और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मामला 50-50 का होगा और बीजेपी
अड़ी हुई है इस बात पर कि हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए कैबिनेट में हमारे मंत्री ज़्यादा होंगे। और भी मसले हैं और सबसे बड़ा मसला तो यही है कि बीजेपी ने उन्हें एक सजावटी मुख्यमंत्री के तौर पर चाहती है और चाहती कि सरकार पर उसका पूरा कंट्रोल हो, सरकार को अपने ढंग से चलाए। और बीजेपी चूंकि चाहती है कि बिहार में अब उसका नियंत्रण हो, पूरा नियंत्रण हो और आने वाले जो चुनाव हो उसमें उसके हिसाब से सारी चीजें चलें। लेकिन नीतीश कुमार परेशान जरूर हैं, लाचार जरूर हैं, लेकिन वो भी शातिर व्यक्ति हैं, शातिर नेता हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में भी दांत हैं और वो किसी के सगे नहीं हैं। तो अगर आरजेडी को गच्चा दे चुके हैं तो बीजेपी को भी गच्चा देने में देर नहीं करेंगे। वो अपने ऑप्शन को तौल रहे हैं और कब वो फैसला ले लेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आज उनकी दुर्गति बहुत बुरी तरह से हो चुकी है। उनका जो कुछ भी कद काठी बनी थी वो ध्वस्त हो चुकी है। एक लाचार मुख्यमंत्री के रूप में वो 2 महीने से लगभग सत्ता पर काबिज हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं एक तरह से आज की तारीख में। हालांकि राजनीति में कोई भी इस तरह का अंतिम चीज नहीं होती और कब कौन फिर से पुनर्जीवित हो जाए कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात हो जाए। और एक बयान और जो तेजस्वी यादव का आया है उसके पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी करो, तो हो सकता है कि एक और चुनाव जल्दी ही हमें वहां देखने को मिल जाए। तो बिहार की हालत, बिहार में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वो भी बटा हुआ है, टकराव की स्थिति में है और कभी भी बिखर सकता है। तो मित्रों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन अनुमति लेने के पहले आपसे 2 निवेदन जो मैंने शुरू में किए थे फिर से करूंगा कि कृपया सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सत्य हिंदी के सदस्य फौरन बन जाइए सत्य हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। और अब मैं चलता हूं। सोमवार की शाम को फिर हाजिर होऊंगा सोमवार की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।